फैक्टर इफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक जो है ना उसको फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रोथ, व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज अंटिल द चाइल्ड ग्रोज इनटू द फुल्ली मैच्योर एडल्ट। बच्चे में जो ग्रोथ शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ गर्भ धारण करती है उसी समय से, और तब तक जारी रहता है जब तक ये पूरा एडल्ट न बन जाए। टर्म एंड ग्रोथ आर ऑफन यूज्ड टुगेदर बट दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फैक्ट्स of the dynamic of the changes, that is those in the quantity and quality। टर्म जो है, जो शब्द है ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमेशा एक साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है बच्चों के डेवलपमेंट में। एक जाकर के ग्रोथ क्वांटिटी को दर्शाता है, जैसे कि बच्चों के लंबाई और वजन बढ़ने को दिखलाता है, और डेवलपमेंट क्या है, बच्चे में जो विकास होता है उसके फंक्शन जो सीखता है बच्चा, लर्निंग का, बैठने का, उठने का, वो क्वालिटी में बच्चा को देखा जा सकता है। टर्म ग्रोथ डिनोट्स नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। जो ग्रोथ टर्म है इसका मतलब होता है बच्चे के जाके लेंथ में परिवर्तन या उसके साइज में परिवर्तन। It is largely attributed to multiplication of the cell and increase in the intracellular substance। और ये जो ग्रोथ होता है बच्चे के सेल का मल्टीप्लिकेशन के कारण बढ़ता है, या सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है उसमें इंक्रीज होने से साइज बढ़ता है। हाइपरट्रॉफी और एक्सपेंशन ऑफ द सेल साइज कंट्रीब्यूट टू ए लेसर एक्सटेंट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और ये जो हाइपरट्रॉफी होता है सेल्स का, उसके कारण भी बच्चे का सेल का शरीर का साइज या उसका वजन बढ़ता है। डेवलपमेंट स्पेसिफाई मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शन। डेवलपमेंट क्या है, जो फंक्शन बच्चे में वो मैच्योर होता है उसके कारण होता है। जैसे बच्चा कोई चीज सीखता है, बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, ये फंक्शन जो बच्चे में आता है इससे डेवलपमेंट होता है। इट इज रिलेटेड टू द मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इंडिकेट एक्विजिशन ऑफ वेराइटी ऑफ स्किल फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। बच्चे जब बड़ा होने लगते हैं और डिफरेंट स्किल जो सीखते हैं, इसका मेन कारण है कि नर्वस टिश्यू का माइलिनेशन होता है, और उसके जीने के लिए भी जो चीजें सीखते हैं बच्चा, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। During early embryonic period of the life, an exponential increase in the number of cells occur। गर्भ के शुरुआती दिनों में जो बच्चे में सेल साइज है बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके वो जाके बढ़ता है उसका साइज। At the early embryonic stage, the fetal cell divide and differentiate to form tissue and organ। और बच्चा का जो शुरुआती गर्भ का जो पीरियड होता है उसमें जाकर के बच्चे के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिसके कारण वो टिश्यू का निर्माण करता है, और टिश्यू के बाद फिर ऑर्गेन बनाता है। इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन सेल साइज। और प्रेगनेंसी गर्भधारण के अंतिम सप्ताह में या बच्चा का जो शुरुआती पीरियड होता है उसमें भी बच्चे का सेल साइज बढ़ते हैं। This manifests an increase in the protein to DNA ratio। इसका मुख्य कारण है कि प्रोटीन और DNA रेशियो का बढ़ना होता है। The cell size constitute to large until about 10 years of the age। और बच्चे का जो सेल साइज है वो 10 साल तक बढ़ता है। फैक्टर इफेक्टिंग द ग्रोथ, वो कौन सा कारक है जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। फीटल ग्रोथ, फीटस उसको कहते हैं, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो हम उसको फीटस कहते हैं। तो फीटल ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरली बाय द फीटल, प्लासेंटल एंड मैटरनल फैक्टर। बच्चे का जो फीटल ग्रोथ है वो जाकर के इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित होता है खुद फीटस के कारण, प्लासेंटा जो रहता है, और या माँ के कारण।
In humans, 40% of variation in the birth weight is due to genetic factor, while rest is due to environmental factor. मनुष्य में 40% जो बर्थ वेट का वेरिएशन होता है, ये जेनेटिक, बच्चे में जो जेनेटिक कंपोजिशन बनता है जो माँ और फादर से आता है उसके कारण होता है, और बाकी जो है बाहर बच्चा जन्म लेने के बाद इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करता है. द फीटस has an inherent growth potential and under normal circumstances grow into healthy appropriate size newborn. और फीटस जो है में ग्रोथ का एक इनहेरेंट मतलब जन्मजात एक गुण होता है जिसके कारण वो बच्चा बड़ा होता है और एक न्यूबॉर्न के रूप में पैदा लेता है. जेनेटिक पोटेंशियल. पेरेंटल ट्रेट्स आर यूजुअली ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. अब ये जो जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, पेरेंटल माता पिता में जो गुण होते हैं वो बच्चे में जाते हैं जिसके कारण ग्रोथ प्रभावित होता है. दस टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन. इसीलिए जिसके माँ बाप लंबे होते हैं उसके बच्चे भी लंबे होते हैं. द साइज ऑफ द हेड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ पेरेंट देन आर द साइज एंड शेप ऑफ द हैंड एंड फीट. और जो बच्चे का साइज जो हेड का होता है वो पेरेंट्स के हेड के साइज के अनुसार होता है, और उसका जो हाथ और पैर भी होता है उसी के अनुपात में होता है. सेक्स. बॉयज आर जनरली टॉलर एंड हैवियर देन द गर्ल एट द टाइम ऑफ बर्थ. जन्म के समय जो लड़के होते हैं वो अक्सर थोड़ा लंबे और उसका वजन ज्यादा होता है लड़कियों के अपेक्षा. फीटल हार्मोन. ह्यूमन फीटस सिक्रेट्स थायरोक्सिन फ्रॉम द 12th वीक ऑफ जेस्टेशन. मतलब ये जो बच्चा होता है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो 12वें सप्ताह से बच्चे में निकलने लगते हैं. थायरोक्सिन एंड इंसुलिन हैव इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द टिश्यू एक्रीशन एंड डिफरेंशिएशन इन द फीटस. और बच्चे में जो ग्रोथ होता है उसमें थायरोक्सिन और इंसुलिन का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है. Both the hormones are required to normal growth and development, particularly during late gestation. ये जो दोनों हार्मोन है थायरोक्सिन और इंसुलिन वो अंतिम प्रेगनेंसी के अंतिम सप्ताह में बच्चे के ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में बहुत काम आते हैं. Glucocorticoids also plays important role primarily towards the end of gestation and influence the prepartum maturation of the organs such as liver, lungs and GIT. ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो बच्चे के जो ऑर्गन्स होता है उसके मैच्योरेशन में काम आते हैं, जैसे लीवर, लंग्स एंड जीआईटी. यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है बच्चे में जो लंग्स में एक केमिकल सिक्रीट होता है सर्फेक्टेंट, उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है. इसके न रहने से बच्चे में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें बच्चे में सांस और फेफड़े का प्रॉब्लम होने लगता है. ग्रोथ हार्मोन दो प्रेजेंट इन द फीटस इज नॉट टू इन्फ्लुएंस फीटल ग्रोथ. और ग्रोथ हार्मोन जो फीटस में रहने के बावजूद भी फीटस के ग्रोथ में ज्यादा प्रभाव नहीं करते हैं. फीटल ग्रोथ फैक्टर. ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर आर सिंथेसाइज्ड लोकली इन द फीटस एंड एग प्राइमरली बाय ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन मैकेनिज्म. बहुत से जो ग्रोथ फैक्टर है बच्चे फीटस में वो अपने आप बनते हैं और ये काम करते हैं ऑटोक्राइन और पैराक्राइन के रूप में. दीज फैक्टर्स कैन बी बोथ ग्रोथ प्रमोटिंग और इनहिबिटरी. और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटरी भी होते हैं. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 and IGF-2 are among the most extensively studied fetal growth factor. ये जो फीटल ग्रोथ फैक्टर है उसमें जाकर के इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 और IGF बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. प्लासेंटल फैक्टर. फीटल ग्रोथ इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लासेंटा. बच्चे का जो फीटस है उसका ग्रोथ जो है प्लासेंटा के पर निर्भर बहुत ज्यादा करता है. विद द एडवांसिंग जेस्टेशन द वेट ऑफ द प्लासेंटा इंक्रीजेस टू कैटर द इंक्रीज नीड ऑफ द बेबी. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है गर्भ में
उसी प्रकार से प्लासेंटा भी बड़ा होता है ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन उसके अनुसार दे सके। मैटरनल फैक्टर, द मदर्स ओन फीटल एंड ग्रोथ, चाइल्डहुड ग्रोथ एंड her nutrient intake and body composition at the time of conception and during pregnancy plays important role in determining the fetal size। माँ का जो अपना कंपोजिशन होता है बॉडी का और जो गर्भ के समय जो न्यूट्रिशन लेते रहती है वो सब निर्भर करता है बच्चे के ग्रोथ का और फीटल साइज पर। टीनेज, एडवांस एज, रिसेंट प्रेगनेंसी, हाई पैरिटी, एनीमिया नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड फीटल साइज एंड हेल्थ। अगर कोई माँ टीनेज का हो, बहुत कम उम्र का हो, एडवांस एज माँ का उम्र बहुत ज्यादा हो, 35 साल से ऊपर, रिसेंट प्रेगनेंसी मतलब एक बच्चा हुआ है और तुरंत दूसरा प्रेगनेंसी हो गया है, हाई पैरिटी मतलब कई बच्चे उसको पहले से हो चुके हैं, एनीमिया, ये सब नेगेटिवली फीटस के ग्रोथ को प्रभावित करता है और हेल्थ को। मैटरनल इंटेक ऑफ टोबैको, स्मोक्ड और च्यूड ड्रग और अल्कोहल एब्यूज ऑल्सो रिटार्ड द फीटल ग्रोथ। माँ के द्वारा अगर टोबैको लिया जाता है उसको स्मोक के रूप में या चूसने के रूप में या अल्कोहल लिया जाता है तो ये फीटल ग्रोथ को रिटार्ड करता है, प्रभावित करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रोड्यूस फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हो जाए, प्रीक्लेम्सिया हो जाए, मल्टीपल मतलब कई बच्चे एक साथ गर्भ में हैं तो भी फीटल ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक इलनेस, अगर माँ को पहले से कोई इलनेस है तब भी बच्चे फीटस ग्रोथ को रोकता है, जैसे क्रोनिक रीनल फेल्यूर, माँ में क्रोनिक रीनल फेल्यूर है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जैसे माँ को रूबेला है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, HIV है, CMV भी है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये सब जाके फीटल ग्रोथ को प्रभावित करता है। पोस्ट नेटल पीरियड मतलब बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का ग्रोथ को प्रभावित करने वाला चीज। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल लाइफ इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक पोटेंशियल एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जन्म के बाद जो है ना बच्चे के ग्रोथ का प्रभाव होता है बच्चे का जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसके अनुसार, या अंदरूनी बच्चे में जो कुछ है या बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। जेनेटिक फैक्टर, बोथ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एंड म्यूटेशन इन स्पेसिफिक जीन्स कैन इफेक्ट द ग्रोथ। अब बच्चे का जो क्रोमोजोम में कोई म्यूटेशन हो जाए तो बच्चे के ग्रोथ को प्रभावित करता है, जैसे क्रोमोजोमल डिफेक्ट लाइक टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम मैनिफेस्ट एज ए ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर बच्चे में टर्नर सिंड्रोम हो जाए या डाउन सिंड्रोम हो जाए तो बच्चे का ग्रोथ रिटार्ड होता है। म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन में रिजल्ट इन इनहेरिटेड रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ, एग्जाम्पल प्रादार-विली सिंड्रोम, नोनान सिंड्रोम, बट सम जेनेटिक डिसऑर्डर लीड्स टू टॉल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड सोटो सिंड्रोम। कभी कभी सिंगल जीन के म्यूटेशन में ग्रोथ रिटार्डेशन होता है जैसे प्रादार-विली सिंड्रोम एंड न्यूनान सिंड्रोम, लेकिन कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर में टॉल स्ट्रक्चर भी हो जाता है जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड सोटो सिंड्रोम। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, IUGR resulting low birth weight constitute an important risk factor postnatal malnutrition and poor growth। IUGR एक प्रमुख कारण है लो बर्थ वेट के लिए, कम वजन के लिए बच्चे में, और बाद में इससे मालन्यूट्रिशन और पुअर ग्रोथ होता है बच्चों में। LBW इंक्रीजेज इन अंडर वेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन 5 years of the life by 3 to 5 times। और ये जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं 3 से 5 गुना तक चांसेज है कि इसमें जाकर के 5 साल के अंदर अंडर वेट हो जाए, स्टंटिंग मतलब नाटा हो जाए, या वेस्टेड हो जाए मतलब पतला दुबला जैसा लगे। एट 6 months of the age approximately 1/3 each of the underweight, stunting 28%
and wasting 22% are attributable to low birth weight। मतलब कि 28% में चांस रहता है LBW में अंडरवेट होने का, स्टंटिंग मतलब नाटा होने का 28% और वेस्टिंग मतलब पतला दुबला एकदम 22% चांस है। द फॉल्टी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोसेस, starting too late, using too little and very less calorie dense food along with the poor hygiene leads to further rise in the rates of underweight and stunting। और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो 6 महीना के बाद हम लोग बीनिंग करते हैं, वो बीनिंग करने में अक्सर गांव के लोग देर से करते हैं, साल 2 साल के बाद बाहर का खाना देते हैं या बहुत कम खाना देते हैं और कैलोरी उसमें कम रहे या पुअर हाइजीन सब रहे तो बच्चे में अंडरवेट हो जाएगा या स्टंटिंग हो जाएगा। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेज, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन या थायरोक्सिन रिजल्ट इन डॉर्फिन। अगर बच्चा में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है या कम है या थायरोक्सिन तो उसके कारण बच्चा डॉर्फिन मतलब नाटा हो जाएगा। ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ स्पॉट एंड फाइनल एडल्ट हाइट। और जब बच्चा एडोलेसेंस प्यूबर्टी के समय जाता है तो उस समय एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को कहते हैं, ये भी ग्रोथ स्पॉट जो प्यूबर्टी के समय होता है उसको प्रभावित करता है और फाइनल एडल्ट हाइट को। सेक्स, प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पॉट अकर अर्लियर इन द गर्ल। गर्ल्स में जो है ना प्यूबर्टल ग्रोथ पहले होता है। However, the mean height and weight in the girls are usually less than those of the boys corresponding age at the time of fully maturity। बच्चे में ग्रोथ स्पॉट प्यूबर्टी के समय में गर्ल्स में पहले होता है, लेकिन जो फाइनल बच्चे में हाइट एंड उसका वेट होता है वो बॉयज को ज्यादा होता है। न्यूट्रिशन, ग्रोथ ऑफ द children suffering from the protein, energy, malnutrition, anemia, vitamin deficiency state is regarded। अगर कोई बच्चा में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, विटामिन डिफिशियंसी है, इसमें भी बच्चे के ग्रोथ को हैम्पर करता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी आर क्लोजली रिलेटेड to the disorder of the growth and development, and overeating and obesity accelerate the somatic growth। अगर बच्चे में कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और विटामिन ए और डी का कमी है तो बच्चे का ग्रोथ कम होगा। अगर बच्चा ने ओवर ईटिंग कर रहा है, ज्यादा खा रहा है, तब बच्चा में ओबेसिटी और सोमेटिक ग्रोथ ज्यादा होता है। इन्फेक्शन, persistent or recurrent diarrhea and respiratory tract infection are a common cause of growth impairment। बच्चे में, छोटे बच्चे में बार बार डायरिया होना या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना ये भी ग्रोथ को प्रभावित करता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ऑल्सो रिटार्ड द वेलोसिटी ऑफ द ग्रोथ। और बच्चे में जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है ये भी ग्रोथ को प्रभावित करता है। रिस्क ऑफ स्टंटिंग एट 2 years of the age is shown to increase with each episode of diarrhea and with each day of diarrhea before 2 years of the age। अगर 2 साल के बच्चा में बार बार उसको डायरिया हो रहा है तो उसका जो ग्रोथ है वो हर एक एपिसोड जो डायरिया का होता है उसमें उसका प्रभावित होता है। केमिकल एजेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन इनिशियली एक्सीलरेट द स्केलेटल ग्रोथ। अगर कोई केमिकल एजेंट है जैसे एंड्रोजेनिक हार्मोन, मेल हार्मोन है, कभी कभी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ डॉक्टर या प्रैक्टिशनर यूज करते हैं। इसमें जाकर के शुरुआत में तो इसका से ग्रोथ बढ़ता है, लेकिन फाइनल जो ग्रोथ होता है, हाइवर एंड्रोजन कॉजेज द एपिफाइसिस ऑफ द बोन क्लोज प्रीमेच्योरली लीडिंग टू अर्ली सीजेशन ऑफ द बोन ग्रोथ। लेकिन बाद में क्या होता है कि एपिफाइसिस को ये क्लोज कर देता है जिसके कारण फाइनल ग्रोथ वो कम जाता है। ट्रॉमा, ए फ्रैक्चर एट द एंड ऑफ द बोन में डैमेज द ग्रोइंग एपिफाइसिस एंड दस हैम्पर द स्केलेटल ग्रोथ। अगर किसी को एपिफाइसिस बोन का जो एंड होता है उसमें ट्रॉमा हो जाए तो फाइनल ग्रोथ में उसका कमी आ जाएगा। सोशल फैक्टर,
Socio-economic factor. Children from the family of high socio-economic level usually have a better nutritional state. अगर कोई बच्चा हाई सोसाइटी में रहता है तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा. Poverty, hunger, undernutrition and infection often associated with the poverty causes poor growth. और गरीबी में क्या होता है ना कि भूखमरी या अंडर न्यूट्रिशन और बार बार भूखमरी में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ प्रभावित होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज. इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्डहुड इन द कम्युनिटी इज फैसिलिटेटेड व्हेन देयर इज ए क्लाइम इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज पर कैपिटा हाई इनकम. मतलब अगर देश का जीडीपी ज्यादा होगा तो बच्चे के न्यूट्रिशन पर वो देश के द्वारा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और जिससे उसका बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा. क्लाइमेट. द वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ में अल्टर इन द डिफरेंट रीजन एंड यूजुअली हायर इन द स्प्रिंग एंड लो इन द समर मंथ. बच्चे का जो ग्रोथ है वो क्लाइमेट पर भी निर्भर करता है. अक्सर बच्चे में जो ग्रोथ होता है वो स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होता है और गर्मी में कम होता है. इमोशनल फैक्टर. फ्रॉम द ब्रोकन होम्स एंड ऑर्फेनाज डू नॉट ग्रो एंड डेवलप एन ऑप्टिमल रेट. अगर कोई बच्चा ब्रोकन हो गए, माता पिता में तलाक हो गया या ऑर्फनेज मतलब कोई में है तो उसका ग्रोथ कम होगा. कल्चरल फैक्टर. मेथड ऑफ चाइल्ड रियरिंग एंड इन्फेंट फीडिंग इन द कम्युनिटी आर डिटरमाइंड बाय कल्चरल हैबिट्स एंड कन्वेंशन. किसी जाके सोसाइटी में अलग अलग कल्चरल हैबिट होता है, उससे भी प्रभावित होता है बच्चे के ग्रोथ में. पेरेंटल एजुकेशन. मदर्स विद मोर एजुकेशन आर मोर लाइकली टू adopt appropriate health promoting behavior which have a direct and indirect influence on the growth and development. पेरेंटल एजुकेशन. अगर बच्चे के माँ पढ़ी लिखी रहती है तो बच्चे के ग्रोथ में उसको ज्यादा अच्छा प्रमोट करती है. क्या बच्चे को खिलाना है, कब खिलाना है, इस सब पर निर्भर करता है. कंसेक्वेंस ऑफ इम्पेयर्ड ग्रोथ. अगर ग्रोथ इम्पेयर्ड है तो उसका क्या मतलब कि इफेक्ट होगा. मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ 3 to 5 million डेथ एनुअली एंड अकाउंट्स फॉर 35% डिजीज बर्डन इन ए चिल्ड्रन यंगर देन 5 years. मैटरनल या चाइल्डहुड जो अंडर न्यूट्रिशन है, इसके कारण 3 से लेकर 5 मिलियन डेथ होता है एवरी ईयर्स. और ये बच्चे में जो डिजीज बर्डन का कारण है ये 35% 5 साल के नीचे के बच्चों में होता है. इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज मोर देन 61 मिलियन स्टैंडर्ड चिल्ड्रन दैट अकाउंट्स फॉर 34% ऑफ द ग्लोबल टोटल. और भारत में ऐसा मतलब अनुमानित है कि 61 मिलियन जो है ना बच्चे जो है नाटे किस्म के होते हैं. और पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो 34% बच्चे भारत में नाटे होते हैं, स्टंटेड होते हैं. इन्फेंट बॉर्न विथ लो बर्थ वेट हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हाइपरलिपिडेमिया इन एडल्ट टाइप. आज जो बच्चे लो बर्थ वेट पैदा लेते हैं उसमें ये सब बीमारी का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और ये हाइपरलिपिडेमिया अगर बच्चा बड़े होते हैं तो. लॉ ऑफ द ग्रोथ. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of a children is a continuous and orderly process. There are a specific period in a child life when the rate of growth is steady, accelerate and deaccelerate. मतलब बच्चों में ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन बच्चे के जिंदगी में ये कभी तेजी से होता है, फिर अस्थिर रहता है और कभी कभी नीचे आता है. द fetus grows fastest in the first half of the gestation. और बच्चे में ग्रोथ सबसे फास्ट जो गर्भ में पहला होता है 9 महीने के आधा 4.5-5 महीने में सबसे तेज होता है. देयर आफ्टर द रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन अंटिल द बेबी इज बॉर्न. और उसके बाद जो है ना दूसरे हाफ में गर्भ में बच्चा का ग्रोथ थोड़ा कम जाता है जब तक बच्चा जन्म न लेता हो. In the early postnatal period, the velocity of growth is high, especially in the first few months of life. और बच्चा जन्म के बाद जो है ना बच्चे में ग्रोथ
पहला कुछ महीनों में बहुत तेज होता है। देयर आफ्टर देयर इज ए स्लोअर बट स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द मिड चाइल्डहुड। और बच्चा जब मिड चाइल्डहुड में आता है तो ग्रोथ जो है ना थोड़ा स्लोली बढ़ता है। ए सेकेंड फेज ऑफ एक्सीलरेटेड ग्रोथ अकर एट द प्यूबर्टी। और दूसरा एक फेज आता है जब ग्रोथ बहुत तेज होता है, वह प्यूबर्टी होता है। ग्रोथ डी एक्सीलरेट फॉर द सम टाइम देन सीजेस ऑल टूगेदर। और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ धीरे हो जाता है और कुछ दिनों के बाद जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाता है। ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज ए यूनिक। ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ इज सिफेलोकॉर्डल एंड डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल। ग्रोथ पैटर्न जो हर एक बच्चा के लिए अलग अलग होता है और यूनिक होता है। और ग्रोथ जो ऑर्डर होता है वो सिफेलोकॉर्डल मतलब सर से नीचे की ओर बच्चे का ग्रोथ होता है। और डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मतलब फिंगर से लेकर के आगे की ओर लिम्स की ओर होता है। ड्यूरिंग द फीटल लाइफ द ग्रोथ ऑफ द हेड अकर बिफोर दैट ऑफ द नेक एंड आर्म्स ग्रो बिफोर द लेग्स। अब बच्चे में सबसे पहले सर बढ़ेगा, उसके बाद गर्दन बढ़ेगा, उसके बाद में आर्म्स हाथ बढ़ेंगे, तब पैर बढ़ेंगे। डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी सच ए हैंड्स इंक्रीजेस इन साइज बिफोर अपर आर्म। और जो डिजिट्स होता है फिंगर, इसका ग्रोथ पहले होता है तब इसका आर्म्स का होता है। इन द पोस्ट नेटल लाइफ ग्रोथ ऑफ द हेड स्लो डाउन बट द लिम्ब कंटिन्यूज टू ग्रो। और बच्चे में जन्म के बाद जो है ना हेड का ग्रोथ होने के बाद थोड़ा धीरे होता है, लेकिन बच्चे का हाथ पैर बढ़ते रहता है। पीरियड ऑफ द ग्रोथ। अब बच्चा में किस किस पीरियड को क्या कहते हैं इसको जानना है। प्रीनेटल पीरियड जन्म से पहले वाला पीरियड को क्या कहते हैं। जैसे ओवम 0 से 2 वीक्स मतलब गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक को हम लोग ओवम बोलते हैं। एम्ब्रॉय 3 से 8 सप्ताह। और बच्चे का जब 3 सप्ताह गर्भ के बाद या 8 सप्ताह तक को हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं। फीटस 9 वीक्स टू बर्थ। फीटस हम लोग बोलते हैं 9वां सप्ताह से लेके जन्म के समय तक। पोस्टनेटल पीरियड पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड किसे कहते हैं 22 वीक्स टू 7 डेज आफ्टर द बर्थ। जन्म के 22वें सप्ताह से लेके 7 दिन जन्म के बाद तक के पीरियड को हम लोग पेरीनेटल पीरियड कहते हैं। पोस्टनेटल पीरियड जन्म के बाद। न्यूबॉर्न फर्स्ट 4 वीक ऑफ द बर्थ। जन्म के पहले 4 सप्ताह को हम लोग न्यूबॉर्न बोलते हैं। इन्फेंट बर्थ टू लेस देन 12 मंथ। और जन्म से लेकर के 1 साल तक के नीचे वाले पीरियड को इन्फेंट बोलते हैं। न्यूनेट्स किसको कहते हैं बर्थ टू 21 डेज मतलब कि जन्म से लेकर 28 दिन को हम लोग न्यूनेट्स बोलते हैं। पोस्ट न्यूनेट 29 डे टू लेस देन 1 ईयर। पोस्ट न्यूनेट बोलते हैं 29 दिन से लेके 1 साल तक के नीचे को एरिया को। टॉडलर 1 ईयर टू 36 मंथ मतलब 1 से 36 महीना तक के पीरियड को हम लोग टोडलर बोलते हैं, यानी 1 से 3 साल तक बच्चे को। प्री स्कूल 37 मंथ टू 72 मंथ मतलब 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को हम लोग प्री स्कूल एज कहते हैं। स्कूल एज चाइल्ड 73 मंथ टू 12 ईयर्स। बच्चा 6 साल से 12 साल के बच्चे को हम लोग स्कूल एज चाइल्ड कहते हैं। एडोलेसेंस अर्ली 10 से 13 साल को हम लोग अर्ली एडोलेसेंस बोलते हैं। मिडिल एडोलेसेंस 14 से 16 साल को बोलते हैं। लेट एडोलेसेंस 17 से 20 साल को बोलते हैं। डिफरेंट टिश्यू ग्रो एट द डिफरेंट रेट। अब ग्रोथ भी जो बॉडी में होता है वो टिश्यू पर निर्भर करता है, कौन टिश्यू कितना जाकर के स्पीड से ग्रोथ करती है। जैसे ब्रेन ग्रोथ, द ब्रेन इनलार्जेज रैपिडली ड्यूरिंग द लैटरल मंथ ऑफ द फीटल लाइफ एंड अर्ली मंथ ऑफ द पोस्टनेटल लाइफ। बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ वो जो पेट में रहता है तो अंतिम सप्ताह में ज्यादा होता है और शुरू के जन्म के बाद शुरू के दिनों में होता है। एट द बर्थ हेड साइज इज अबाउट 65 to 70% ऑफ द एक्सपेक्टेड हेड साइज ऑफ द एडल्ट। और जन्म समय के बच्चा का जो हेड साइज होता है वो एडल्ट साइज के 65 से 70% तक का होता है। इट रीचेज 90% ऑफ एडल्ट हेड साइज एट द एज ऑफ 2 ईयर्स। और बच्चा जो है का हेड साइज 90% तक हो जाता है 2 साल तक की उम्र में। Thus the fetal phase and the first 2 years
आर द क्रूशियल पीरियड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। मतलब बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है पहले 2 साल सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेटर पीरियड आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एक्वायरिंग न्यूरो मोटर फंक्शन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। और बाद के जो पीरियड होता है 2 साल के बाद, उसमें न्यूरो मोटर फंक्शन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चे में सीखने का होता है। जैसे बच्चा लर्निंग है, प्लेइंग है, वॉकिंग है। ग्रोथ ऑफ द गोनाड्स। गोनाडल ग्रोथ इज डॉर्मेट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड बिकम कंसेपिक्यूअस ड्यूरिंग प्यूबरसेंस। बच्चे का जो गोनाड्स होता है वो टेस्टिस एंड ओवरी वगैरह वो शुरू में चाइल्डहुड में वो डॉर्मेट स्थिति में स्थिर रहता है, लेकिन प्यूबर्टी के समय एकाएक बढ़ता है। लिम्फॉइड ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इज द मोस्ट नोटेबल ड्यूरिंग द मिड चाइल्डहुड। अब बच्चे में जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है, जैसे टॉन्सिल होता है, लिम्फ नोड्स होता है, इसका ग्रोथ जो है ना मिड चाइल्डहुड में ज्यादा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लिम्फॉइड टिश्यू इज ओवरग्रोन एंड मास में appear टू बी लार्जर देन दैट ऑफ द फुली मैच्योर एडल्ट। और इस पीरियड के दौरान जो मिड चाइल्डहुड होता है, इसमें एडल्ट साइड में जो लिम्फ नोड्स वगैरह होता है उससे ये इस साइड में ज्यादा होता है। ए साइन ऑफ एक्सीलरेटेड लिम्फॉइड ग्रोथ इज द फ्रीक्वेंट फाइंडिंग ऑफ द लार्ज टॉन्सिल एंड पालेबल लिम्फ नोड्स इन नॉर्मल चिल्ड्रेन बिटवीन 4 to 8 ईयर्स। इसीलिए शुरू में बच्चे 4 से 8 साल के बीच में उसका टॉन्सिल बढ़े रहते हैं और लिम्फ नोड्स ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी फैट एंड मसल मास। बच्चे में जो बॉडी होता है, बॉडी का ग्रोथ और मसल मास का होता है, फैट का होता है, वो टिश्यू डिवाइडेड इनटू फैट एंड फैट फ्री कंपोनेंट। मतलब फैट का ग्रोथ और फैट के अलावा जो भी ग्रोथ होता है। The lean body mass include muscle tissue, internal organ and skeleton and contains only a small amount of fat. बॉडी का जो फैट हटा देंगे तो जो लीन मास होता है, जैसे मांसपेशी होता है, अंदरूनी ऑर्गन होता है और हड्डी सब होता है, ये सब बॉडी का लीन बॉडी मास हो गया है फैट के अलावा। द ग्रोथ ऑफ द लीन बॉडी मास इज प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन द मसल मास। और लीन बॉडी मास का इंक्रीज होता है मसल मास के बढ़ने से होता है। लीन बॉडी मास कोरिलेट क्लोजली विद द स्टेचर। ये लीन मास जो होता है बॉडी के लंबाई के अनुसार होता है। टॉलर चिल्ड्रेन हैव ए ग्रेटर लीन बॉडी मास देन द शॉर्टर चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज। अगर कोई बच्चा लंबा है तो उसका लीन बॉडी मास ज्यादा होगा छोटे बच्चे की अपेक्षा उसके उम्र के बराबर। आफ्टर द प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट बॉयज हैव ए ग्रेटर बॉडी मास कंपेयर टू द गर्ल्स। और प्यूबर्टी के बाद लड़कों में ज्यादा लीन बॉडी मास होता है लड़कियों के अपेक्षा। बॉडी फैट इज द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। और बॉडी में जो फैट होता है इसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है। It is primarily deposited in the subcutaneous adipose tissue। और ये सब फैट जो है ना सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू में डिपोजिट होता है। गर्ल्स हैव ए मोर सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू देन द बॉयज। लड़कियों में जो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं लड़कों की अपेक्षा। इसमें जाके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऊपर में जो पहला चित्र है ब्रेन ग्रोथ का, इसमें फर्स्ट 2 इयर्स में देखिए 90% तक उसका ब्रेन का ग्रोथ हो जाता है। सेकेंड चित्र है सोमेटिक ग्रोथ, ये एस सेपेड होता है। शुरुआती में तेजी होगा, उसके बाद फिर स्थिर रहेगा और प्यूबर्टी के समय एकाएक फिर इंक्रीज करता है। थर्ड चित्र है वो लिम्फॉइड ग्रोथ का, तो अर्ली स्टेज में 2 से 8 साल के बीच में सडन जाके इंक्रीज होता है लिम्फॉइड ग्रोथ, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कमने लगता है। और चौथा चित्र है गोनाडल ग्रोथ, शुरू में जाकर के प्री प्यूबर्टी तक डॉर्मेट रहता है, स्थिर रहता है और प्यूबर्टी के समय गोनाडल ग्रोथ एकाएक इंक्रीज करता है। सोमैटिक ग्रोथ, द स्केलेटल ग्रोथ। स्केलेटल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग द होल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जो बॉडी में सोमैटिक ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू बढ़ते रहता है और ये एडोलेसेंट एडल्ट होने तक बढ़ता है।
It is a study until the pubertal growth spurt when it accelerates and subsequently slows considerably. मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता है प्यूबर्टी तक, उसके बाद एकाएक प्यूबर्टी में बढ़ने लगता है। Skeleton is mature once the epiphysis and growth plate at the end of the long bone fuses with the shaft or diaphysis। जो बच्चों में स्केलेटल ग्रोथ है वो तब तक रहता है जब तक कि जाके ये डायफेसिस से इसका एपिफैसिस फ्यूज नहीं कर जाता है। दिस अकर बाय अबाउट 18 years इन द गर्ल एंड 20 to 22 years इन द बॉय। ये एपिफैसिस डायफेसिस से फ्यूज 18 साल तक लड़कियों में कर जाता है और 20 से 22 साल तक बॉयज में। मतलब लेंथ जो है लड़कियों में 18 साल तक बढ़ता है और लड़कों में 20 से 22 साल तक। द डिग्री ऑफ स्केलेटल मैचुरेशन कैच क्लोजली कोरिलेट विद द डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन। और जो स्केलेटल मैचुरेशन डिपेंड करता है सेक्सुअल मैचुरेशन के अनुसार। ए चाइल्ड हु एडवांसेस सेक्सुअली मैचुरेट विल हैव ए अर्लियर स्केलेटल मैचुरेशन। अगर किसी बच्चे में सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले हो जाता है तो उसका स्केलेटल मैचुरेशन भी पहले हो जाएगा। स्केलेटल मैचुरेशन इज असेस्ड बाय नोटिंग द अपीयरेंस एंड फ्यूजन ऑफ एपिफैसिस एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। स्केलेटल मैचुरेशन उसको डिपेंड करता है एपिफैसिस से कब उसका फ्यूज करता है। Apart from this, the bone mineral density can be ascertained by the Doll energy X-ray absorptiometry (DXA). एक मेथड है जिसके अनुसार जाके हम लोग बोन का मिनरल्स, कैल्शियम और अदर मिनरल्स को निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सरे एब्जॉर्प्शनोमेट्री। दिस मेथड अलाउज असेसमेंट ऑफ द बोन मिनरल कंटेंट एंड डेंसिटी ऑफ एट द डिफरेंट एजेस। और इस मेथड से जाकर के बोन का जो डेंसिटी है उसको हम लोग निकालते हैं और मिनरल क्या क्या है। बोन एज एस्टिमेशन, बच्चों के बोन के अनुसार उसका एज का निर्धारण। असेसमेंट ऑफ द बोन एज हम लोग कैसे पता लगाते हैं। असेसमेंट ऑफ बोन एज पोस्ट नेटल इज बेस्ड ऑन नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द एपिफैसियल सेंटर। बच्चे में कितना नंबर है एपिफैसियल सेंटर का, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। शेप, साइज एंड डेंसिटी एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। और जो बच्चे का लॉन्ग बोन्स है जैसे फीमर है, टिबिया है, इल्बू है, ह्यूमरस है, इसके ज्वाइंट को एक्सरे करके पता लगाते हैं। टैनर एंड व्हाइट हाउस, साइंटिस्ट एक टैनर एंड हाउस ने ये फार्मूला दिया था बोन एज एस्टिमेशन का। डिस्क्राइब 8 to 9 steps development ossification center and gave them the maturity scoring। टैनर एंड व्हाइट हाउस ने 8 से 9 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है ऑसिफिकेशन सेंटर का, और उसी के अनुसार उसने मैच्योरिटी स्कोरिंग बनाई। 50% ऑफ द स्कोर वाज गिवन फॉर द कार्पल बोन, 20% फॉर द रेडियस अल्ना एंड 30% ऑफ द फेलेंजेस। उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम में जो कार्पल बोन है रिस्ट ज्वाइंट पर, उसको उसने 50% दिया मार्क्स, 20% रेडियस अल्ना को दिया और 30% फेलेंजेस को दिया। 20 ऑसिफिकेशन सेंटर आर जनरली यूज टू डिटरमाइन द बोन एजेज। और शरीर में जो है ना 20 ऑसिफिकेशन सेंटर को लिया गया उसके बोन एज को डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे कार्पल बोन हो गया, मेटाकार्पल, पेटेला, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल टोज in both sexes, distal and middle phalanges in the boy and proximal phalanges in the girls को इन्होंने लिया। To determine the skeletal age in infants between the 3 to 9 months, a radiograph of the shoulder is most useful। अगर कोई बच्चा में 3 से 9 महीना का है तो उसका अगर बोन एज निकालना है तो हम लोग शोल्डर ज्वाइंट का उसका एक्सरे कराते हैं। A single film of the hand and wrist is adequate for children between the age of 1 to 13 years। और रिस्ट ज्वाइंट का जो एक्सरे हम लोग लिखते हैं 1 से 13 साल के बच्चे में उसको बोन एज निकालने के लिए। फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 14 years, रेडियोग्राफ ऑफ एल्बो एंड हिप्स इज फुल क्लू।
और कोई बच्चा 12 से 14 साल का है तो उसको हम लोग एल्बो ज्वाइंट का और हिप का जा करके एक्सरे लेते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR उमेश मेडिकल से करें।